नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते कुछ दिनों में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भयानक नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीर के माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं। जैसे कि अभी एक झलक आपने देखी। इन चीखों को ध्यान से सुनिए। ये वो लोग हैं जो इस मुसीबत को झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से जन धन की भारी नुकसान और भारी हानि हुई है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 61 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक बारिश और बाढ़ से जुड़े हादसों में राज्य को 10,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो भी चुका है। आज बात करेंगे कि ये नुकसान क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन पहले एक नजर कुछ ऐसी तस्वीरों पर जो हमें ये सोचने पर विवश कर रही हैं कि पहाड़ों में आखिर इन आपदाओं के लिए कौन जिम्मेदार, और क्या ये सही होगा कहना कि प्रकृति जिम्मेदार है या प्रकृति ने एक ऐसा कहर बरपा कि ये सारी चीजें हो रही हैं। शिमला के कृष्णानगर इलाके में मंगलवार शाम ये 7 या 8 मकान देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए। पहाड़ी ढाल पर बने, ढाल का इलाका इसको कहा जाता है खड्ड, वहां पर बने हुए ये मकान इनकी जो बुनियाद है वो मिट्टी पर है और बारिश की वजह से ये मिट्टी लगातार खिसक रही थी। मकानों के ठीक नीचे की ढाल पर बारिश के कारण लगातार कटाव हो रहा था। हालात को देखते हुए शिमला नगर निगम ने इन मकानों को सुबह ही खाली करवा दी। इसके बावजूद इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इन मकानों का मलबा नीचे एक बूचड़ खाने यानी कि स्लॉटर हाउस पर जाकर के गिरा, जहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप सुने वो खौफनाक मंजर। जब ये कृष्णानगर में हो रहा था तो लोग कितने भयभीत थे, कितने परेशान थे और किस तरीके से चीख रहे थे। ये चीख अपने आप में कुछ बयान करती है। अरे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। शिमला में इस हादसे से एक दिन पहले सोमवार को ही एक और बड़ा हादसा हुआ। शिमला के समर हिल इलाके का एक पुराना शिव बावड़ी मंदिर भूस्खलन में ढह गया। इस भूस्खलन में मारे गए 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। सोमवार को ही शिमला के फागनी इलाके में भूस्खलन के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी। सोमवार को ही सोलन जिले में भारी बारिश के बाद 7 लोगों की मौत हुई। जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं। 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। आज हमारा जो ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है इसका 3rd डे है। अभी लगभग जो हमारा आंकड़ा है जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है। और हिमाचल में भारी बारिश से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार की गई शिमला कालका रेल लाइन पर भी काफी नुकसान का असर दिखा। शिमला कालका रेल लाइन पर समर हिल के करीब रेल पटरी के नीचे 50 मीटर का एक पुल भूस्खलन के वजह से खिसक गया, गिर गया। और वो गिरने की वजह से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको फुल फ्रेम देखें, जब पुल ही नीचे से निकल जाएगा तो पटरी हवा में झूलती हुई दिखाई दे रही। ये झूलती हुई पटरी, अब आप सोचिए, एक ऐसे हेरिटेज ट्रैक पर हो गई है जो कि इतने सालों तक उसको कुछ नहीं हुआ।
100 साल से भी ऊपर। आगे विस्तार से बताएंगे आपको इसके बारे में। यह जगह शिमला से 6 किलोमीटर दूर ही है। इस हेरिटेज ट्रैक को 5 से 6 जगहों पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और शोगी के बीच हुआ है। इसी ट्रेन के सोलन कालका ट्रैक पर धर्मपुर और परवाणू के बीच भी ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है। 96 किलोमीटर लंबी कालका शिमला नैरो गेज ट्रेन 120 साल से इस ट्रैक पर चल रही है। अब आप सोचिए, 120 साल पुरानी ट्रेन और रेल ट्रैक टूट गई, बिखर गई, पुल गिर गए। ये ट्रेन 103 सुरंगों, 800 पुलों, 919 मोड़ों से होकर के गुजरती। 120 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। इस बार की बारिश ने इसे कई जगह नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। यहां ब्यास नदी पर बने पौंग डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। जी हां, ये वही ब्यास नदी है जो अभी कुछ समय पहले भी उफान पर थी। सन 74 में इस बांध के बनने के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा पानी इस बांध में आ रहा है। सोमवार को यहां 7.30 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है और 7.30 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड पानी बढ़ रहा है। जबकि इससे पहले सन 78 में सबसे अधिक रहा 7.15 लाख क्यूसेक, यानी कि 7.15 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। ये आंकड़े क्या मायने रखते हैं, बस आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इस तरीके से पानी का स्तर बढ़ा है कि वो एक खौफनाक मंजर दिखा रहा है। इस कारण पौंग बांध में पानी को तेजी से छोड़ा जा रहा है ताकि बांध पर दबाव कम किया जा सके और बांध पानी के दबाव से टूट ना जाए। क्योंकि पानी इस तेजी से छोड़ा जा रहा है, इससे कई निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरों में देख रहे थे। इस काम में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। करीब 1000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। ब्यास नदी का पानी हिमाचल से पंजाब में जाता है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने भी ब्यास नदी के किनारे के 5 जिले यानी कि गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारन जिलों में लोगों को सावधान कर दिया है। गौरतलब यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले इसी ब्यास नदी में जब पानी का उफान आया था तो बिल्कुल इसी तरीके से निचले इलाकों में भी उसका असर दिखा था, यानी कि पंजाब के इन्हीं इलाकों में उसका असर देखने को मिला था। नदी में पानी बढ़ने पर तुरंत किनारे के रिहायशी लोगों की मदद के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इमरजेंसी सर्विसेज को कई अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण करीब 800 जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंच गया है, यानी कि 800 जगह पहाड़ी सड़कें टूट गई और सड़कों की मरम्मत के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनें जैसे कि बुलडोजर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कें टूटने के कारण ऐसी भारी मशीनों को अब वायुसेना के बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सड़क से तो आ नहीं सकते, सड़क तो टूटी हुई है, तो कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर की मदद से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में। अब एनडीआरएफ की 2 टीमें राज्य में तैनात हैं, एक शिमला और एक कांगड़ा। वायुसेना, सेना और आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीमें भी कई जगह राहत और बचाव के काम में पुलिस प्रशासन की मदद कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर 19 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। क्लाइमेट चेंज का असर है कि जैसे लाहौल स्पीति, वहां कभी बारिश नहीं होती थी, वहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता था, ग्लेशियर्स रहते थे। लेकिन जो शिमला की स्थिति है उसमें कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो हमारी थी, लोग जब समर्थ हो गए उन्होंने फटाफट मकान बनाए और मकान बनाने के साथ उन्होंने सोचा कि इसको कमर्शियल एंगल भी दिया। उसने सोचा कि किराए के द्वारा उनकी कुछ आय होगी और उस समय ये नहीं देखा कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन कैसा स्टेटा है, हार्ड स्टेटा है, सॉफ्ट स्टेटा है। और पिलर 3-4 पिलर डाल दिए गए
उसका वेट लोड इतना लेने की कैपेसिटी नहीं थी। और जो हमारे घरों से पानी निकलता है, चाहे वो किचन का है, चाहे बारिश का पानी छत के माध्यम से निकलता है, उसकी ड्रेनेज भी प्रॉपर नहीं थी, जो समय के अनुसार होती भी नहीं है कि सोचते कि पहाड़ का पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन इतनी तेज बारिश कंटिन्यूटी में आई तो जो घरों के नीचे की जब पिलर मिट्टी खिसकना स्टार्ट करती है पेड़ के नीचे से, तो एक दो पेड़ जब आते हैं तो ये बिल्डिंगें जो हैं पूरी तरह उन पेड़ों की चपेट में आकर गिर जाती है। और जो सड़क है, जो हमारे 4 लेनिंग है, उसमें जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री के तहत हुई है। जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आया उन्होंने 90 डिग्री कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत सड़कें हैं, तकरीबन हर गांव में सड़क है, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं होता, लेकिन लैंडस्लाइड बरसात के मौसम में अक्सर होते हैं। इस बार के लैंडस्लाइड ने हमारे तकरीबन जब से ये बरसात शुरू हुई है, मौत का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। 19 टीमें हमारी डिप्लॉय हैं आज के डेट में हिमाचल प्रदेश में। इसमें से 7 टीमें कांगड़ा में हैं, 4 टीमें मंडी में हैं, शिमला में 5 टीमें हैं, नालागढ़ में, कुल्लू में और किन्नौर में हैं। तो जहां पर भी हमारी टीमें गई हैं वहां पर लैंडस्लाइड्स करीब हुए हैं 9-10 जगहों पर भारी बारिश की वजह से, और उसके वजह से जो क्षति पहुंची है, जाहिर सी बात है कि काफी बड़ी क्षति है। और ये 2-3 दिन में इतना छोटे समय में काफी ज्यादा क्षति हुई। कई जगहों पर अभी एयर ऑपरेशंस भी किए गए, खासकर कांगड़ा में भी एयरफोर्स ने सॉर्टीज लगाई और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए। तो ये लैंड और एयर दोनों का एक बेहतरीन समन्वय की जरूरत है, जिससे कि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस तरह के जो लैंडस्लाइड होते हैं जिसमें मलबा काफी तादाद में होता है, तो उसमें कई दिन लग जाते हैं मलबा हटाने में, क्योंकि बड़ी मशीन चाहिए, हैवी मशीन चाहिए। पहाड़ों में एरियाज में मशीन के जाना भी बहुत इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट टेरेन है, उसमें बाधा आती है, हाथ से काम करना पड़ता है कई बार, तो वक्त इसमें लगता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान सुना, उसमें उन्होंने एक बात कही। वो ये कह रहे थे कि सड़क जो है वो आप देखिए किस तरीके से उसका निर्माण हो रहा है। वो 90 डिग्री पर सड़क काट दी है, क्योंकि पहाड़ है ना, ये यूं है, अब आपको सड़क बनानी है तो फिर आपको पहाड़ काटना पड़ेगा। तो काट किस तरीके से दिया, वो कह रहे थे शायद इसकी वजह से कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वो और भी तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं थी मकान की, लोग मकान बनाते चले गए, उन्होंने नीचे की ज़मीन नहीं देखी, पानी से कटाव हो रहा था जो ड्रेन वाटर था, और इस वजह से वो सरक गया। बारिश के दौरान ये हादसे इसलिए काफ़ी बड़े हुए हैं कि पानी की निकासी के रास्तों पर अंधाधुंध निर्माण हो गए हैं। नदियों के किनारों पर बेतहाशा निर्माण हो चुका है। सड़कों को 4 लेन करने की कोशिशों में पहाड़ों को कई जगह बेतरतीब और लापरवाही से काटा गया है। सड़कों को चौड़ा करने पर ध्यान ज्यादा दिया गया है, बजाय इसके कि सड़क को और मजबूत बनाया जाए। यानी कि पहाड़ों में आप कम सड़क बनाएं, कम चौड़ी सड़क बनाएं, लेकिन अगर मजबूत बना दें तो वो ज्यादा समय तक चलेगी। ज्यादा चौड़ी बना देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो टिकाऊ हो। इसीलिए शायद वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके के हादसे बढ़ गए हैं। जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुयाल ने हिमाचल प्रदेश की बारिश के बाद कुछ इलाकों का दौरा किया और वहां हुए नुकसान की वजहों को समझने की कोशिश की। वो हिमाचल के भूंटर में जो जिया गांव है, उसमें पार्वती नदी के किनारे भी पहुंचे, जिसने 9 जुलाई को भारी कहर बरपाया था। मैं इस वक्त जिया गांव के पास खड़ा हूं और सामने आपको जो दिख रहा है ये नया 4 लेन हाईवे मनाली लेक के लिए बनाया गया है। इसके नीचे से जो नदी बह रही है इसका नाम है पार्वती नदी। 9 तारीख जुलाई की शाम ये नदी जो आज उतने रुद्र रूप में नहीं है, उस वक्त एक विकराल रूप लिए हुई थी। लोकल लोगों के अनुसार इस नदी में पत्थर और पेड़ों का काफ़ी मात्रा में बहाव हो रहा था। और जहाँ मैं खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ वहाँ पे एक पुल हुआ करता था जिसको जिया पुल के नाम से जाना जाता था। अभी इस पुल के सिर्फ रिमेनेंट पड़ा हुआ है और सामने अपोजिट फ्लैंक में आप देख सकते हैं कि उसके दूसरा पुस्ता पड़ा हुआ है। ये पुल लोगों के अनुसार अंग्रेज़ों के ज़माने से था। इसका मतलब अगर मैं अंग्रेज़ों के ज़माने को 1947 तक लेके चलूँ तब भी लगभग हम 100 साल की अवधि की बात करें, 100 साल तक इस पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु 9 तारीख शाम को इस नदी का रूप काफ़ी विकराल था।
और इस नदी ने इस पुल को जड़ समेत उखाड़ करके और अपोजिट फ्लैंक में आप देख सकते हैं चिपका के रखा हुआ, जैसे लगता है कि किसी क्रेन ने इस पुल को एक कोने में कर दिया होगा और नदी ने अपना रास्ता जो अवरोधित हो रहा था उसको पुनः अब प्राप्त किया और नदी अपने मार्ग पे बहती हुई चली गई। अब हिमाचल की बारिश से मनाली ले 4 लेन हाईवे पर भी कई जगह काफी नुकसान हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू सड़क के बारे में बात कर रहे थे कि सड़क को काट करके उसको चौड़ा करने के लिए 90 डिग्री एंगल पर पहाड़ काटने वाली बात थी। अब ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली इस हाईवे पर भी जहां पर डॉक्टर नवीन जुयाल मौजूद थे। तो ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से ये जो चौड़ीकरण है ये बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है। आप सड़क चौड़ी तो कर ले जाएंगे लेकिन कहीं इस चौड़ीकरण के चक्कर में पहाड़ को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मनाली ले हाईवे में हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 4 लेन हाईवे बना है, पर आप ये भी देख सकते हैं कि एक जो 2 लेन उसका है वो पूरी तरह से कवर्ड है। हम इसे देखते हुए आ रहे हैं जब हम मनाली से कुल्लू की तरफ चल रहे हैं। 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने देखा कि हाईवे में इस ढंग की डेब्रिस पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये हाईवे का अलाइनमेंट हुआ है, ये हाईवे का अलाइनमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पुराने लैंडस्लाइड डिपॉजिट के थ्रू, इस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड में जब एक्सकेवेट किया गया था तो हमने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी। हम इतना बड़ा वर्टिकल जो 20-25 मीटर का वर्टिकल स्कार्प है इसको हमको नहीं देना चाहिए था। हमको एक स्टेप फंक्शन देना चाहिए था और आरसीसी की वॉल की जगह हम केबिन की वॉल लगाते हैं। मैं इंजीनियर्स को दाद देता हूँ जिन्होंने रोड बनाई, पर मैं सेम टाइम में मैं उन जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ऊपर सवाल खड़ा भी करता हूँ। जब उन्होंने ये अलाइनमेंट लिया था उनको ये जरूर बताना चाहिए था कि ये जो रॉक्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्ले है और इसके ऊपर पानी के स्रोत हैं। तो हमको अगर इसको स्टेबल रखना है तो उसके लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग मेजर लेने पड़ेंगे, जो कि नहीं लिए गए। अनफॉर्चुनेटली इस त्रासदी में बाढ़ तो आई, लेकिन बाढ़ के साथ साथ इस तरह के लैंडस्लाइड भी ट्रिगर हुए और जिन लैंडस्लाइड्स ने हमारे इस तरह के खूबसूरत राजमार्ग को अवरोधित भी किया और काफ़ी नुकसान किया। मुझे उम्मीद है कि हायर हिमालय में जब कभी हम इस ढंग के स्लोप्स को नेगोशिएट करते हैं या उनको एक्सकेवेट करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खास करके रोड के लिए, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट्स बहुत लंबे वक्त लेते हैं स्टेबल होने के लिए, पर एक्टिवेट होने में उन्हें बहुत कम वक्त लगता है। इसको अगर हमको वास्तव में स्टेबल रखना है तो हमको एडुकेट इंजीनियरिंग मेजर्स के साथ साथ में जियोलॉजिकली काफ़ी संवेदनशील होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर जुयाल ने आसान भाषा में ये समझाया कि ये वो लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, पहाड़ टूट करके नीचे आया, ये वो मिट्टी थी और वो सेटल हो गई थी और पुरानी सड़क जो है जो छोटी थी वो उसी हिसाब से बनी, लेकिन उसको चौड़ा करने के चक्कर में आपने उसी भूस्खलन की जो जमीन थी यानी कि क्ले, मलबा, ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है, गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। तो अगर आप इसको काट करके अगर सड़क और चौड़ी करेंगे तो वो उतनी मजबूत नहीं होगी। हो सकता है कि दोबारा पानी पड़ने पर वो फिर फिसल जाए, क्योंकि बहुत समय लगता है लैंडस्लाइड की जमीन को स्थिर होने में। अब हिमाचल में जुलाई महीने के दूसरे और तीसरे हफ्ते में हुई भारी बारिश से पार्वती नदी पर बने 86 मेगावाट के मालना बांध पर भी संकट आ गया। बांध के चारों गेट भारी सिल्ट के कारण जाम हो गए थे और खोले नहीं जा सके। इस वजह से पानी बांध के ऊपर से बहने लगा और पानी ने करीब की पहाड़ी को काट दिया। यह खुशकिस्मती रही कि यह किसी बड़े नुकसान में तब्दील नहीं हुई। कुल्लू से भूंतर से, वहां कुल्लू का जो भूंतर इलाका है, वहां से डॉक्टर नवीन जुयाल ने यह बताया है कि उच्च हिमालयी इलाकों में ऐसे बांध बनाते वक्त क्या ध्यान रखना जरूरी था। जरा ये रिपोर्ट देखिए उनकी। ये जो सामने नदी आपको बहती हुई दिख रही है इसका नाम पार्वती नदी है। इसकी एक सहायक नदी जो कि पार्वती घाटी, जो सामने पहाड़ आपको दिख रहे हैं उसके पीछे से आती है, उसका नाम है मलाना स्ट्रीम। उस पर एक बांध है जिस बांध के रेडियल गेट बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर आने के कारण लॉक्ड हो चुके थे और लॉक्ड होने के बाद रिजर्वायर भरने लगा, रेडियल गेट खुल नहीं पाए और पानी ओवरटॉप करने लगा।
ये संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है कि बांध टूटे और उसके कारण इस नदी में पानी की मात्रा बढ़े, और जिससे कि 3 हफ्ते पहले जिस ढंग की बाढ़ आई थी उस ढंग की बाढ़ की संभावना फिर से हो सकती है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, हम सुरक्षित हैं। शायद बांध का पानी रिस गया है, बांध अपनी जगह में सुरक्षित है। परंतु ये घटना एक बहुत बड़े प्रश्न को जन्म देती है, और प्रश्न वो ये है कि जब भी हम हार हिमालय में इस ढंग के बैराजेस बनाते हैं उसमें इस ढंग के पत्थरों का आना और रेडियल गेट्स का लॉक होना आम बात है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 2013 की त्रासदी का। 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उसमें अलकनंदा में एक बांध था, उसका नाम है विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट में भी यही चीज़ हुई कि उसके 8 मीटर डाया के रेडियल गेट जो थे बोल्डर के कारण लॉक्ड हो गए, और लॉक्ड होने के कारण क्या हुआ कि जो सॉफ्ट सेडिमेंट का इलाका था उस बैराज का वो फटा और उससे पांडुकेश्वर तथा गोविंद घाट तबाह हुए। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हार हिमालय में इस ढंग के जब हम बांध बनाते हैं तो सेडिमेंट के आकलन, उससे होने वाले बैराज के गेट्स पे प्रभाव आदि की जानकारी तथा उससे कैसे निजात पाई जाए, इस सब को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा इस ढंग की घटनाएं का फिर से पुनर्जीवित हो सकती हैं और उससे भारी खामियाजा पहाड़ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। परिमल कुमार हमारे सहयोगी अब धीरे धीरे करके शिमला की ओर बढ़ रहे हैं। परिमल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। परिमल जी, बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में सड़क जो है वो बाधित हुई है, भूस्खलन हुआ है। अब किस तरीके की स्थिति है, अब क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़रा आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो आंखों देखा हाल है संकेत, अगर हम उधर चंडीगढ़ की तरफ से अगर शिमला की ओर आ रहे हैं तो जगह जगह हमने देखा कि भूस्खलन की बात है, चाहे वो चक्की मोड़ हो या उसके आगे का इलाका हो। सड़कें बिल्कुल सिमट सी गई हैं, लेकिन सिर्फ सड़कों तक मामला सिमटा हुआ नहीं है, चाहे बिजली की आपूर्ति हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, तमाम चीज़ों पे असर हुआ है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो असर है वो लोगों की जो जान गई है वो भी सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि लोगों की मौत भी कई जगहों पे हुई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 20 के आसपास लोगों की मौत हुई है, 10 लोग लापता हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश में 71 लोगों ने जान गंवाई है पिछले 3 दिनों के भीतर में। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं सोलन इलाके में, उनसे समझने की कोशिश करते धीरे धीरे हम शिमला की ओर बढ़ रहे हैं। और ये करीब शिमला से 35-40 किलोमीटर पहले का जगह है। आप लोग यहीं पर सोलन में ही रहते हैं? हाँ जी। आप बताइए कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों के बाद दिक्कत आनी शुरू हुई है? आपको लग रहा है कि सर बारिश आ रही है, बारिश में बड़ी खतरनाक बात है, ना रास्ते पूरे बन रहे हैं और बारिश से हमारे घर में पानी घुस रहा है जी, रिस रहा है, और हमारे को कोई पता नहीं है अभी कब जैसे ये गिरेगा, क्या होगा कोई पता नहीं है। कोई मतलब मन में एक डर है जी, डर है, बिल्कुल डर है। तो रात में सो पाते हैं ठीक से? सो तो पाते हैं मगर डर जरूर है भी, कब जैसे क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। जी, आप भी कुछ बता रही थी? नहीं, हमारे साथ ही इनके साथ ही हैं, और भी लोगों इनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आम लोगों की आवाज पहुंच सके। जी हाँ जी, थैंक यू। आप बताइए कि क्या आपको दिक्कत यहाँ पे जो 3 दिनों में हालात बने हैं? हाँ जी, दिक्कत तो है, डर लग रहा है कहीं बदल ना फट जाए। जी हाँ जी, ऐसे डर है। और तो हमारे घर तो ठीक है, अभी ठीक है? हाँ जी। सो पाती हैं आराम से? हाँ जी, सोते हैं। हाँ जी। लेकिन घर में दरारें भी हैं? जी हाँ जी सर, घर में दरारें हैं सर। मैं एनडीटीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पे आए हैं आप हिमाचल की रिपोर्ट लेने के लिए। आपके घर में दरारें हैं? हाँ जी सर, जो घर में दरारें हैं वो तो काफ़ी टाइम से जो बारिश चल रही है, बारिश इस बार जो है आपका 40-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जी। और जो पानी की जो व्यवस्था है जो हमने अपने हिसाब से की थी, वो हिसाब किताब हमारे को पता नहीं था कि भी इतनी बारिश जो हो रही है, पहली बार हो रही है। सरकार भी जो हमारी हिमाचल सरकार बोल रही है, प्रतिभा सिंह संकेत, बीच में मैं आपको रोकना चाहता हूँ। संकेत, कई मकाने ऐसे हैं जो हमारे वीडी शर्मा यहाँ पे संवाददाता है, उन्होंने बताया कि करीब 50 से ज़्यादा मकाने ऐसी हैं जो कृष्णानगर हो, हेमलैंड हो या बैंड्रुई का इलाका हो, जहाँ पे डेंजर जोन घोषित किया गया और उनको खाली भी करवाया गया है। जी, आप कुछ अपनी बात कह रहे थे सर। जो प्रतिभा सिंह पाटिल जी हैं, जो उन्होंने भी बोला था कि भी हमने अपनी जो पूरी लाइफ होगी हमने कभी देखा नहीं ऐसा जो हिसाब किताब जो चल रहा है हिमाचल का, जो
अब जो इतनी बारिश हो रही है तो मेरे घर में भी दरार आई थी। हमने भी पटवारी जी को बुलाया था, अपने ऊपर प्रधान जी को बुलाया था तो उन्होंने घर खाली किया आपने? घर खाली हमने कर दिया है, हम जो अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो गए। पुराने मकान में शिफ्ट हुए। आप बताइए। हमारा ऐसे जी के सोते तो हैं, हमने अपनी फैमिली नीचे शिफ्ट कर दिया जहाँ हमारे ससुराल हैं। अच्छा, अपने घर में फैमिली नहीं है आपकी? अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी क्योंकि रात को पता नहीं है क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ये संकेत एक तरीके का दर्द है जो लोगों के मन में है, जो परेशानी है वो आप बीती ये लोग सुना रहे हैं, बता रहे हैं। ये कुछ लोगों की आवाज़ है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हैं और यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशान हैं। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पे काम ज़रूर कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों की मुसीबत और परेशानियाँ इस कदर बढ़ी हुई है कि या तो परिवार को दूर भेज दिया गया, घर खाली कर दिया गया, या फिर उनको और भी जो दूसरी दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग बिल्कुल बाधित हुआ था। तो ये भी देखा जा रहा है कि अब ये हालात कब सुधरेंगे पता नहीं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और बारिश के वक्त में ही भूस्खलन की शिकायत आती है, जिसके बाद जो हमने मंजर देखा, जो तस्वीरें देखी, वो सबके सामने में है। कल आपकी रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा परिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से हालात तनाव भरे हैं, लेकिन अब शांति। कर्फ्यू में पिछले कुछ दिनों से ढील दी जा रही है और इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई। पुलिस ने अब नूह हिंसा के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी। नूह हिंसा के लिए 2 लोगों पर आरोप लगा था कि सोशल मीडिया पर उनके भड़काऊ और नफरती बयानों ने हिंसा की जमीन तैयार की। ये है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। दोनों ही बजरंग दल से हैं। इनमें से बिट्टू बजरंगी को नूह पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब सवाल यह है कि मोनू मानेसर पर कार्रवाई कब हो, क्योंकि आज पूरे 6 महीने हो गए हैं जुनैद और नासिर की हत्या हुई और बहुत लंबा समय बीत गया है नूह की हिंसा हुई। लेकिन मोनू मानेसर मीडिया को इंटरव्यू दे सकता है, मोनू मानेसर अपने सोशल मीडिया पर आकर के बयान दे सकता है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से मोनू मानेसर फरार। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को नूह पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद अब पुलिस उसको लेकर जा रही है। आप देखें कि बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो अपने घर पे था, पुलिस को देखकर वो भागा। उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उस पर नूह में हिंसा फैलाने, पुलिस वालों पर हमला करने, तलवार लहराने और धमकी देने जैसे आरोप हैं। आप देखें कि यही बिट्टू बजरंगी है जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा रही है। बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूह पुलिस जब मंगलवार को फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंची तो वो पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। उसे नूह में हिंसा फैलाने, पुलिस के काम में बाधा डालने, धमकी देने, तलवार लहराने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आई थी, 3 गाड़ी आई थी, तीनों गाड़ी एकदम पुलिस आए सादा वर्दी में। ये हमको पता नहीं है पुलिस है या सीबीआई है, कौन है। उनके हाथों में डंडे थे, गन थी और आए पकड़ के खींच के ले गए। उनको गर्दन पकड़ी थी उनकी और वहाँ तक खींच के ले गए। न किसी को कुछ बोला है ना कुछ है। पड़ोसी के घर में भी घुसे हैं। उनने पूछा भाई हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं, सभी डर जाते हैं, एक साथ इतने बंदे आते हैं। तो उसने कहा कि हमारे घर में क्या है, क्यों घुस रहे भाई, कि हम पुलिस वाले हैं, हटो। दरअसल नूह में 31 जुलाई को हिंसा के पहले 2 वीडियो वायरल हुए थे और दूसरा ये बिट्टू बजरंगी का। इसके बाद बिट्टू नूह में शोभा यात्रा में शामिल हुआ जिसमें हिंसा हुई। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू को भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जमानत पर था। बिट्टू फरीदाबाद में इसी घर में रहता है और गौरक्षा फोर्स नाम के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक है। उसके परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं। उसके दोस्तों का कहना है कि बिट्टू का हिंसा में कोई हाथ नहीं है। बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम एएसपी मैडम, जिसमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं संज्ञान में लेकर के एफआईआर दर्ज की है,
तो अगर सब कुछ पूरी घटना को अंजाम बिट्टू बजरंगी ने उनके सामने दिया और उसके बाद इतना चर्चित नाम मतलब बुलडोजरों की कार्रवाई हो रही है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन जारी है, उसके बाद वो 15 दिनों तक लगातार कहां वो दिमाग से उनके कैसे निकल गया बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बिट्टू पर पहले से भड़काऊ बयान देने के 4 मामले दर्ज हैं, उससे बीएचपी ने भी किनारा कर लिया है। नूंह की एएसपी की शिकायत पर पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस ने ये अब तक साफ नहीं किया है कि आखिर उसकी इस हिंसा में किस तरह की भूमिका है। इसके अलावा मोनू मानेसर पर भी पुलिस कुछ बताने की हालत में नहीं है। नूंह से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब जान लेते हैं कि ये बिट्टू बजरंगी कौन है और उसकी गिरफ्तारी कितनी अहम है। तो पहले बिट्टू बजरंगी का बायोडेटा। विवादों में रहने वाला एक स्वयंभू गोरक्षक, फरीदाबाद गोरक्षा बजरंग फोर्स का प्रमुख, नूंह में हिंसा को भड़काने का आरोपी, नूंह में बजरंग दल की यात्रा में शामिल होने वाला एक इंसान, यात्रा से पहले भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाने वाला बिट्टू बजरंगी। नूंह हिंसा केस में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है। 4 अगस्त को भी गिरफ्तार था, जमानत पर रिहा हुआ था और जमानत पर रिहा होकर के ये सब हरकत। इसी मामले में लेकिन, और अब हम आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, मोनू मानेसर नाम का शख्स वो भी सुर्खियों में है। नूंह हिंसा से पहले मोनू मानेसर के भी नफरती बयान सामने आए और आग में घी डालने का उसने भी काम किया। वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुकेश सिंह सेंगर अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि कुछ जगह आरोप लग रहे हैं पुलिस पे कि उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वरना 6 महीने से कैसे कोई आदमी गायब है। अच्छा, ये कैसा गायब है कि वो मीडिया से बात कर रहा है, ये कैसा गायब है कि वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चैट कर रहा है, रील बना रहा है, ये कैसा मुजरिम है। और 6 महीने से पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। ये जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद से 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस इस तरह के आरोपों से इनकार कर रही है। आइए जान लेते हैं मोनू मानेसर कौन है और वो क्या करता है। और एक आरोप जो लगा है कि क्या पुलिस मोनू मानेसर को बचा रही है, उस पर अब तक क्या पता है। हिंसा का यह आरोपी अब भी गिरफ्त के बाहर। हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर विवादों में बजरंग दल का यह जिलाध्यक्ष है। हरियाणा सरकार की विशेष गोरक्षा टास्क फोर्स का सदस्य रहा। हरियाणा सरकार ने 2021 में गोरक्षा टास्क फोर्स बनाई थी। कथित गो तस्करों पर छापों का जो छापे होते थे, यह पुलिस के साथ जाता था और उसको लाइव दिखाता था। नूंह यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है मोनू मानेसर पर। सोशल मीडिया पर उसके नफरती बयानों के सबूत हैं। और इसी साल भिवानी में नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी, नासिर और जुनैद हत्याकांड के 5 में से 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हैं, अब तक फरार हैं, माफ कीजिएगा। मोनू मानेसर उनमें से एक है। नूंह में हिंसा के बाद से आसपास के जिलों में भी माहौल गर्म है। पहले खबर आई थी कि कई जिलों में कई गांवों की पंचायतों ने मुस्लिम फेरी वालों के बहिष्कार की बात कही, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन के सतर्क होने और सख्ती से कई पंचायतों ने इस बात से मुंह मोड़ लिया और वो पीछे हट गई और अब सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दे रही है। लेकिन ऐसे हालात में कई लोग अब भी माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नूंह में कर्फ्यू था तो पड़ोस के पलवल जिले में रविवार को एक महापंचायत हो गई। पुलिस की सख्ती के बावजूद यह महापंचायत हो गई और पुलिस के पहरे के बावजूद यहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने अब केस दर्ज कर दिया है। इन लोगों पर 2 धर्मों या समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, अफवाह या भ्रामक बातें फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी।
और रिवॉल्वर नहीं, राइफल देनी चाहिए सबको। 31 जुलाई को नूह में हुई घटना के बाद रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद नफरती भाषण दिए। पलवल के बड़ौली गांव में रहने वाले करतार बैसला बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। महापंचायत में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि यदि वो एक मारे तो तुम 5 मारो। करतार बैसला के मुताबिक ये उनके दिल का दर्द है, एक्शन का रिएक्शन है। मैंने जो कहा है 1 के बदले 5 मारो, मैंने कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने कहा है, लेकिन ये मेरा दर्द है, भीतर से दर्द है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। कोई आपके घर में आपको कहे आकर के या आपकी बहन बेटी को छेड़ दे, आप चुप बैठे रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो होगी सर। यदि इसी तरह से चलता रहा तो भैया इससे बढ़िया तो है कि हम किसी का चारा बन जाएंगे। इस महापंचायत में मौजूद रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि ऐसे भाषण लोगों की निजी राय हैं या फिर पंचायत का नाम खराब करने की कोशिश। देखिए, व्यक्तिगत किसी के कोई बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी को कोई राय हो सकती है। बाकी पंचायत में ये निर्णय लिया था कि ना ही कोई हेट स्पीच देनी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव। हेट स्पीच का मुझे लगता है कि कोई उस पंचायत को कुछ जैसे दंगाइयों ने काम किया है, इसी तरह के कुछ लोग जो इस तरह की उस व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनको बल्कि धमकाया भी है। हमारे पंचों ने, हमारे सरदारों ने दूर से, वो पीछे से ही शोर मचा रहे थे, तो उनका कोई ये नहीं है कि वो हमारी पंचायत के मुख्य सदस्यों में थे, पता नहीं कौन थे और क्या उनका उद्देश्य था इस तरह की वहाँ माहौल। रतन सिंह सोरोत महापंचायत में अपनी खाप की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। रतन सिंह सोरोत का कहना है कि उन्होंने तुरंत हेट स्पीच का विरोध किया था। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि 1-2 आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की भाषा जो बोली गई, कोई किसी ने बोला कि 1 के बदले 5 का उस सिर उतारा जाए, कोई कहने लगा राइफलों से, तो इस प्रकार की जो भाषा उस पर बिल्कुल सरोकार नहीं थे। और यहाँ तक भी निर्णय था हमारा, तो एक बार तो हम वहाँ से जाना चाह रहे थे बहिष्कार करके, लेकिन कई आदमियों ने रोका, उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा, ये बात ख़राब हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि हमारे ऊपर सारी जो पंचायत का मामला गलत हो जाएगा, तो वो सुनने के, लेकिन उन स्पीच को आम आदमी ने वहाँ भी उसको कंडम किया और उनको पसंद नहीं किया। मेरी हाथ जोड़कर राम राम। महापंचायत में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पलवल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि एक वो विभाग जो कि पूरा लेखा जोखा रखता है कि जितना पैसा केंद्र सरकार की अलग अलग विभाग खर्च करना चाहिए वो उन्होंने ठीक से खर्च किया है या नहीं। उसने पहले ये बताया कि सरकार की आयुष्मान योजना में कुछ घपले हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं। फिर सीएजी ने यह बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे जितने पैसे पर शुरुआत में बनना था उससे 1 नहीं 2 नहीं कई गुना उसका दाम बढ़ गया। और अब यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बहुत ही महत्वाकांक्षी उड़ान योजना को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। क्या है वो सवाल, देखिए हमारे सहयोगी अश्विन सिंह की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के महत्वपूर्ण उड़ान योजना को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि योजना की रफ्तार वो नहीं है जिसकी बात की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत कुल 774 रूट में से सिर्फ मार्च 2023 तक 22.8% यानी 174 रूट पर ही उड़ानें चल रही हैं। इस योजना के तहत कुल 169 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम्स का निर्माण या पुनर्विकसित करना था, जिसमें से 83 का उपयोग ही नहीं हुआ। वहीं 56 यानी कि करीब 40% का ही उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह कैग बताती है कि इस साल मुसाफिर भी घटे हैं। 21-22 में 32.9 लाख लोग इस योजना के तहत ट्रेवल किया, जो 22-23 में कम होकर 24.9 लाख हो गए। कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसका निर्माण उड़ान स्कीम के तहत हुआ, उसे बनाने में 5.19 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उस बिल्डिंग का मार्च 2022 तक उपयोग ही नहीं किया गया। साथ ही एयरपोर्ट के पास स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जरूरी कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट भी नहीं है।
कैग ने 90 करोड़ प्रति एयरपोर्ट निर्माण खर्च पर भी सवाल उठाया। एजेंसी ने कहा कि बिना कॉस्ट एनालिसिस के यह फंड जारी किया गया। उड़ान योजना का मकसद था कि अलग अलग शहरों को इस योजना के तहत जोड़ा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 200 किलोमीटर से कम 26 रूट पर परिचालन शुरू हुआ, लेकिन 3 साल बाद उस रूट पर अब सिर्फ 2 एयरलाइन चल रही हैं। इसी तरह 201 से 400 किलोमीटर दूरी के बीच 96 में से 12 चल रहे हैं। वहीं 400 से ज़्यादा दूरी के वाले मार्ग पर 206 में से सिर्फ 27 एरोप्लेन चल रहे हैं। उड़ान योजना के शुरू होने के 4 साल बाद भी अभी तक उड़ान इंटरनेशनल योजना शुरू नहीं किया जा सका। इसी तरह रिपोर्ट आगे बताती है कि एयरलाइंस ने 71.97 करोड़ का लीवी यात्रियों से लिया, लेकिन आरसीएफ ट्रस्ट में सिर्फ 23.56 करोड़ ही जमा किया, यानी कि यात्रियों से 30% ज़्यादा चार्ज किया गया। रिपोर्ट बताती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कैग को एयरलाइंस ने कितनी सीटें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बेची, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। साथ ही ऑडिट में बताया गया कि स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने अपने वेबसाइट पर आरसीएस सीटों के बारे में जानकारी नहीं दी। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।